पर एनसीईआरटी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन तो खत्म हो चुका है, फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से बियॉन्ड कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। नहीं, ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना, इनिशियली इट वाज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट नाउ इट इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो इफ ओरिएंटेशन इज चेंज इट इज चेंज। ओके, सो ये जो है ये एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, इसके बाद हम लोग फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज यहां से क्वेश्चन कहीं कहीं किसी किसी असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा। हाँ, बट लाइक इज कांस्टेंट। सो पहला जो केस बनेगा इसमें प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था दैट वाज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, है ना। इसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने पढ़ लिया था दो केस, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता था, बॉल को हम लोग ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते थे एट सम एंगल थीटा एंड इट इज लैंडेड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट। तो ये हमारे पास u होता था, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा हो जाता था और ये हो जाता था u sin थीटा। क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता था, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। रिवांश को डाउट है कि सर ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है क्या जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं फिर भी बोर्ड्स में आते हैं। रिवांश फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, क्लास 12th में क्लास 11th के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, जब 12th की बात आएगी तो वहां पर उस बात को अपन लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं और वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कंसेप्ट वो सारे दिए हुए एनसीईआरटी में जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए, सो u cos थीटा ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यू टू जीरो एक्सेलरेशन। हाँ विनय बोलिए, मेरा वॉइस ठीक है? अच्छा है मेरा वॉइस? ड्यू टू जीरो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता था। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में, जहां पर बॉल को एक टावर से फेंका जाता था और यहां से इसके पास y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता था, है ना। तो ये एक तरह से आपका y डायरेक्शन में फ्री फॉल की तरह हम लोग ने इसके इक्वेशंस को बनाए थे। एंड x डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से हम लोग फेंकते थे वो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता था। इफ इट इज u इट विल बी एवरीवेयर u। अच्छा, इसमें एक जो टाइप था वो ये भी था कि अगर क्या होगा अगर हम लोग हेलीकॉप्टर से किसी बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे या किसी मिसाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको इनडायरेक्ट वे में आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया जाता है। अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर आपको ड्रॉप कर दिया, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन पर चल रहे हैं और ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर के अगर आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, दैट मींस कि आपने जो ट्रेन का वेलोसिटी है आपने उस बॉल को x डायरेक्शन में दे दिया। अल्टीमेटली यही होता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर किसी बॉल को फेंका जाता है तो आप उसके वेलोसिटी को ट्रांसफर कर देते हो जिस बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया उसको, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपका एक बैलून है ना। इस तरह का क्वेश्चन शायद अगर आप देखोगे तो एससी वर्मा में देखने को मिलेगा। ये आपका बलून है, आप इस पर खड़े हो, है ना, और ये बलून अगर u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और यहां से आपने एक बॉल को ड्रॉप करना है, ये बॉल है, आपने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, दैट मींस कि इस बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी u होगा इधर की तरफ ऊपर के डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो ये होता है अगर किसी आप मूविंग ऑब्जेक्ट को बॉल को प्रोजेक्ट करते हो तब। जैसे दूसरा, अगर ये कोई कार है, कोई गाड़ी है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, और आप यहाँ पर खड़े हो, आपके हाथ में बॉल है और आपको इस बॉल को प्रोजेक्ट करना है ना। जब आप इस बॉल को अगर मान लो कि आपने वर्टिकली इसको प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u, आपने इस बॉल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u, जैसे ही ये आपके हाथ से बाहर निकलेगा इसके पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, लेट सपोज अगर बॉल आपके हाथ से बाहर निकल गया तो इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में u तो होगा ही होगा, साथ में इस काट के वजह से इस पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ जाएगा u। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट वे में आपको वेलोसिटी दिया जा सकता है बाय थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग फ्रेम। आई बात समझ में?
अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अभी तक जो भी हमारा प्रोजेक्शन हो रहा था वो हो रहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। अब हम लोग बॉल को फेंकेंगे। एग्जांपल तो अदर्स मैंने कराया था ना कि हेलीकॉप्टर के ऊपर से मिसाइल फेंका जा रहा है। हेलीकॉप्टर मूव कर रहा था 800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, नहीं क्या? वन मोर एग्जांपल करना है क्या? ओके, चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा सा अगर एग्जांपल मुझे मिल जाता है। देखता हूँ कोई बढ़िया से एग्जांपल मिल जाता है। चलिए ठीक है, एग्जांपल नोट करते हैं। देखिए, एक कार्ट है, इस कार्ट के ऊपर एक लड़का खड़ा है। और ये कार्ट मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? लेट्स कंसीडर इट्स पोजीशन एज ओरिजिन, है ना? इसके पोजीशन को हम लोग ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, है ना? A boy who throws a ball with velocity 5 meter per second, 5 meter per second in vertically upward direction. A boy throws a ball in vertically upward direction with a speed 5 meter per second. So then find the range, या रेंज की जगह अगर दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें, find the displacement of ball, find displacement of ball in horizontal direction. Question number 1. Question number 2, find, दिख रहा है ना, find maximum height of projectile, maximum height of projectile. And question number 3, does the boy, will the boy catch the ball again? ये इसका यस नो में करना है, बट विथ एक्सप्लेनेशन। ये 3 क्वेश्चन है, ट्राई करिए। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? सर एंगल में वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए, है ना? थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब आप समझ जाइए कि एंगल कितना होगा। कर सकते हैं ना? गाड़ी का चक्का ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है ट्रेन है, गाड़ी का चक्का ऐसा अब ठीक है। सही है ना? क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट, जल्दी।
क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसी ऐसा ही क्वेश्चन शक्तिमान के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था, या सुपरमैन की तरह क्वेश्चन भी इसको बनाया जा सकता है कि सुपरमैन है, ऊपर से दौड़ के आ रहा है, बच्चा पानी टंकी से नीचे कूद रहा है, क्या उसको बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, इस तरह का क्वेश्चन है। ओके निधि का मुझे आंसर नहीं पता है निधि, बस मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। एक आंसर आ गया है मेरे पास, मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल्स टू 1.25, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 1.25 आया है। प्लीज वोट योर आंसर। आदर्श आनंद आया क्या? ओके रेंज इज इक्वल टू आ गया 5 किलोमीटर है ना अभिषेक? ओके 1.25 पर 2 वोट आ चुके हैं। रेंज इज इक्वल टू एक आंसर आया है 5 किलोमीटर। अभिषेक सही है क्या? 5 किलोमीटर है ना? ओके मैक्सिमम हाइट, अच्छा मीटर में है तो ये कौन बताएगा भाई साहब? मेरा भी 1 वोट, अल्ताफ का भी 1.25, मतलब अभी सबका आ रहा है 1.25। आई थिंक हाँ आनंद निधि 1.25 किलोमीटर आंसर है सबका, सही है ना? 1.25 मीटर है ना? हाँ तो ये कौन बताएगा? यूनिट के साथ किए। वेरी गुड, तो ये है मीटर में, हाँ किलोमीटर में नहीं है। तो लेट्स चेक इट आउट कि हाइट हमारे पास कितना है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होता है एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि इसने बोला है वर्टिकली अपवर्ड, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 होता है 1, तो साइन स्क्वायर 90 भी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 गुना 10, ये हो जाएगा 12.5 बटे 10 इज इक्वल टू 1.25 मीटर। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। So maximum height is equals to 1.25 meter. That is absolutely correct. What about the horizontal displacement? Okay. So one more answer is 2 meter. किसी ने बोला ना? Okay. 5 मीटर पर अभी तक 2 वोट हो चुके हैं और एक नया है 2 मीटर। तो इस पर देखते हैं क्या क्या लोग बोलते हैं। रेंज इज इक्वल टू 2 मीटर होगा या 5 मीटर होगा? प्लीज जल्दी से जल्दी बताइए। 5 मीटर आनंद का आंसर है, सो ये हो गया 5 मीटर। ओके रेंज 0 क्यों होगा? नहीं आनंद, सॉरी अल्ताफ 0 नहीं होगा। आयुष का भी आंसर है 5 मीटर, वैष्णवी का भी आंसर है 5 मीटर, मतलब सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये 5 मीटर होगा। सो लेट्स फाइंड आउट। देखिए जैसे ही ये बॉल को प्रोजेक्ट करेगा हवा में, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगा और दैट विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये बॉल का जो प्रोजेक्शन है ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बॉल ऐसा होगा, इसका वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा कितना 5 मीटर पर सेकंड जो इसने भेजा था वो, और इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसका जो रेंज हो जाएगा वो यहां से यहां तक वो कितना हो जाएगा 10 मीटर इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। अगर अपन लोग टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रेंज का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है तो sin 90 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 इनटू
इंटू और क्या ले 5 ही कैन नॉट कैच द बॉल बोल रहा है ये होगा 5/10 ये कितना हो जाएगा 1 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 1 सेकेंड हाँ ना आ जाता तो 1 सेकेंड हो जाएगा तो रेंज कितना हो जाएगा 10 गुना 1 दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर आप लोग का 5 क्यों आ रहा था 5 into 1 किया है ना वेरी गुड रिया क्या रिपीट करना है बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है ना टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है क्या ट्रॉली का भी वेलोसिटी का हम देखे ही नहीं क्या हाँ टाइम क्लियर है ना तो देखिए आप अगर मूव कर रहे हो तो अगर आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हो या किसी चीज को हवा में फेंकते हो तो जो आपका वेलोसिटी है ना वो वेलोसिटी उस बॉल को भी मिल जाएगी है ना जैसे अगर आप एक खड़े खड़े किसी बॉल को फेंकते हो तो वो कम दूर जाएगा और अगर आप दौड़ करके उस बॉल को फेंकते हो तो वो ज्यादा दूर जाएगा क्यों क्योंकि आपने जब दौड़ करके फेंका तो आपने फेंकते समय अपना वेलोसिटी भी उस बॉल को दे दिया इसीलिए देखे होंगे स्पोर्ट्स में अगर जैवलिन थ्रो वगैरह होता है या डिस्कस थ्रो होता है तो आदमी सबसे पहले मोशन में आता है एंड देन फिर उसको थ्रो करता है तब जाकर के उसका जो रेंज है वो बढ़ जाता है एम आई क्लियर ठीक है ना ये बात प्रैक्टिकली भी ये चीज प्रूव्ड है ये होता है ऐसे तो सिमिलरली अगर ये मूविंग कार्ड से अगर बॉल को फेंका जाता है दैट मींस इस कार्ड का जो वेलोसिटी होगा ये इस बॉल को मिल जाएगा इस कार्ड का वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड और ये किधर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मतलब इस कार्ड का वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये इस बॉल को भी मिल जाएगा किधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल के पास वेलोसिटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड अच्छा ये बॉल हवा में कितने देर रहेगा वो हो जाएगा 1 सेकंड के बराबर इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये 1 सेकंड तक एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो टोटल रेंज कितना हो जाएगा 10 into 1 will be equals to 10 मीटर am I correct अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये लड़का इस बॉल को फिर से कैच कर पाएगा क्या बताइए आनंद का कहना है नहीं करेगा निधि का कहना है करेगा सो आनंद अनम्यूट योरसेल्फ और फिर एक्सप्लेन करिए क्यों नहीं करेगा सर वो बॉल तो डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा सर 10 मीटर आगे तो फिर कैसे कैच करेगा अच्छी बात है ओके निधि आप बताइए कि कैसे कैच करेगा सर 10 मीटर आगे बॉल 1 सेकंड में चला जाएगा तो काट भी तो 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा क्योंकि काट का भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है एग्जैक्टली करेक्ट अगर ये बॉल हवा में 1 सेकंड तक रह रहा है तो ये 10 मीटर आगे बढ़ रहा है तो क्या उतने देर तक ये काट यहाँ पर वेट करेगा कि बॉल गिर जाने दो तब हम जाएंगे हाँ ऐसा नहीं है ना बॉल अगर मूव कर रहा है तो साथ साथ काट भी तो मूव करेगा और ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है अगर आप गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर सब जो पीछे बैठे हुए हो हाँ हाथ में एक बॉल ले लेना बॉल को ऊपर फेंक देना थोड़ी देर के बाद आप उस बॉल को कैच कर सकते हो बशर्ते के बीच में गड्ढा ना आ जाए या ठोकर ना आ जाए क्लियर है क्या थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिकली में उधर से हवा मार देगा तो बॉल पीछे चला जाएगा दिस इज पॉसिबल बट एक नॉर्मल स्पीड पर जहां पर एयर रेजिस्टेंस कम हो नेग्लिजिबल हो तो अगर आप बॉल को अगर आप उछालते हो ऊपर की तरफ अगेन आप उस बॉल को कैच कर लो है ना लेकिन अगर आपने बॉल को ऑब्लिक प्रोजेक्शन दे दिया विद सम एंगल थीटा तो शायद आप बॉल को पकड़ ना पाओ क्यों क्योंकि आपने अपना वेलोसिटी तो उसको दिया ही दिया साथ में एक और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स्ट्रा आपने उसको दे दिया तो वो आपसे आगे जाकर के गिर जाएगा क्लियर है क्या सबको किसी को डाउट बा किसी को कैच करने नहीं आता हो तो दूसरे को भाड़े पर बुला ले लो चलिए ठीक है तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अब हम लोग जाते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर
देखते हैं उस केस में क्या होता है। So next one is projectile on inclined plane. Inclined plane. Projectile on दिख नहीं रहा सर आउट। हाँ आ गया इन। हाँ हाँ आ गया इन बोर्ड। चलिए देखिए प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप समझो पहाड़ पर या सीढ़ी पर घर में खेल रहे हो, घर में कोई खेलने वाला नहीं है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, बॉल को किसी दीवार पर मार देते हैं फिर वापस आ जाता है ना। मान लीजिए कि आपने दीवार की जगह अगर सीढ़ी पर फेंक दिया तो सीढ़ी हमारा कैसा होता है, नॉर्मली ये ऐसा होता है और आपने जो बॉल को फेंका ये कुछ ऐसा जाएगा, फिर यहाँ से टकरा करके वापस आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का केस होता है। तो अगर आप इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो तो देखो ये अपने पाथ को ये कंप्लीट नहीं कर रहा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि जिस पॉइंट से जिस प्लेन पर हम लोग फेंके थे उसी पॉइंट पर उसी प्लेन पर अगर लैंड करता था तो हम लोगों ने रेंज और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अभी क्या हो गया, जो आपने प्रोजेक्ट किया ये कहीं बीच में ही अपने पाथ को खत्म कर देगा, है ना। ये अपना पाथ कंप्लीट नहीं कर रहा, अगर ये पाथ कंप्लीट करता तो ये कहीं इधर आ जाता, ऐसा ये पाथ कंप्लीट होता, पर ये पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस केस में ये मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया और ये मैक्सिमम रेंज कितना अचीव करेगा, है ना। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं। सो आई विल डायरेक्टली गो फॉर द इजी वन, है ना। हम लोग टफ वाले में नहीं जाएंगे, आराम से इजी वन वाले में जाते हैं। कंसेप्ट समझ लीजिएगा, इसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर आज आपने याद भी कर लिया तो आज से 1 महीने के बाद वो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, है ना। तो सिर्फ कंसेप्ट समझिए, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मिस हुआ मिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह का प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो इसमें टाइप आता है दैट इज प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन। अगर नीचे से बॉल को ऊपर फेंका जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अप द इंक्लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप द इंक्लाइन, है ना। अगर बॉल को ऊपर से फेंका जाता है ना, अगर नीचे से फेंकेंगे तो अप द इंक्लाइन, अगर बॉल को ऊपर से फेंका जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। सो क्वेश्चन में इस वर्ड को जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्शन कैसा हो रहा है, अप द इंक्लाइन पूछा जा रहा है या डाउन द इंक्लाइन पूछा जा रहा है। माइकवा ऊपर करिए, ये आ गया माइकवा, सुनाई दे रहा है अभी? यस सर। ठीक है। सो क्वेश्चन में आप ये जरूर मार्क करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका प्रोजेक्शन और इंक्लाइन प्लेन है ये अप द इंक्लाइन है या डाउन द इंक्लाइन है। अप द इंक्लाइन का मतलब ये हो गया कि आप प्रोजेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन से ऊपर की तरफ कर रहे हैं, और डाउन द इंक्लाइन का मतलब ये है कि आप पहले से किसी हाइट पर है वहां से बॉल को नीचे आप फेंक रहे हैं। ओके, सो ये हो गया दो केस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन का। वॉइस लैग हो रहा है? नहीं, छपरा का नेटवर्क अच्छा है। नो सर। अगर आप बोलोगे नेटवर्क खराब चल रहा है इसका मतलब आप छपरा का बुराई कर रहे हो। हाँ क्लियर है, आनंद ने बोल दिया। भैया ट्राई योर नेटवर्क, आप एरोप्लेन मोड में डालिए, हाँ सिटी विरोधी हो जाओगे। एरोप्लेन मोड में ट्राई करिए, डालने के बाद फिर से ऑन करिए, शायद आपके नेटवर्क में दिक्कत है ना। तो यहाँ पर लगा हुआ है हाँ 720p, और जब लाइव देखोगे तो वो कौन सा पी होता है, अब इलेक्शन भी खत्म हो गया,
चलिए सो अब ध्यान दीजिए देखिए तुम बेगूसराय को हो क्या? हाँ इसलिए छपरा भी होती है, छपरा नेटवर्क बहुत अच्छा है। हाँ चलिए हो गया, टाइम प्लीज खत्म। अब आते हैं बैक टू द टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग ठीक है ना? ओके रेडी? चलिए देखिए ये है हमारा फ्लूइड, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये कोई है ऐसा इंक्लाइंड सरफेस, एंड जो इंक्लाइंड सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ओके ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अप द इंक्लाइंड केस। सो पहला जो केस नंबर ए होगा दैट विल बी द अप द इंक्लाइंड। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो डाउन द इंक्लाइंड बस इसी का रिवर्स हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। सो ये इंक्लाइंड है, एक बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है इस सरफेस के ऊपर और ये सरफेस पर आकर के रुक जाता है। हमें फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और हमारा रेंज क्या होगा। दिस विल बी योर रेंज, मैक्सिमम रेंज है ना। इसका रेंज आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अगर एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल बी योर रेंज, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x इक्वल टू r cos है ना। तो जो मैंने दो मेथड की बात करी थी उसमें से एक मेथड ये था कि आप जो एक्सिस है x एक्सिस आप इस हॉरिजॉन्टल को मानिए और जो y एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर इसको मानिए। इस केस में आपका जो होगा ये मेथड टफ हो जाएगा। जो शॉर्टेस्ट मेथड है, जो इजी मेथड है वो ये है कि इस एक्सिस को मानने के बजाय आप इस एक्सिस को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दीजिए और मान लीजिए ये जो इंक्लाइंड प्लेन है यही हमारा एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस होगा वो हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब द इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्सिस को मान लेना है इसी इंक्लाइंड प्लेन को और जो वाई एक्सिस होगा वो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? किसी को डाउट है क्या? भारती बोलिए। क्लियर है। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल के ऊपर। अब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइंड आपको दिया गया है विद सम एंगल, लेट्स सपोज दिस इज अल्फा, लेट्स सपोज दिस इज अल्फा। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो इंक्लाइन के साथ दिया गया है अल्फा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो अल्फा एंगल है वो किसके साथ है? इंक्लाइंड सरफेस के साथ है, ना कि हॉरिजॉन्टल के साथ है। हॉरिजॉन्टल के साथ टोटल एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा है ना। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मानते हैं एक्स एक्सिस तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाता है अल्फा प्लस थीटा। बट चूंकि हम लोग अब एक्स एक्सिस मान रहे हैं किसको? इस इंक्लाइंड प्लेन को, तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? अल्फा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है क्या? वंस मोर अदर्स बोलिए, अदर्स अनम्यूट करिए। यस सर। हाँ बोलो अदर्स, क्या बात है इसमें? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर है? सर जो थीटा और प्लस अल्फा वाला बात बोले थे आप वही से। हाँ वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इधर साइड में फिगर देखिए, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो ये प्रोजेक्शन कुछ ऐसा दिखता है ना। और ये जो सर आउट ऑफ फ्रेम है सर। अब दिख रहा है ना? ये जो छोटा सा जो वैल्यू है ये है अल्फा और ये है थीटा। अगर बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है u वेलोसिटी से, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टोटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से कितना हो जाएगा? दैट विल बी थीटा प्लस। ये कब होता है? जब हम लोगों ने x एक्सिस और y एक्सिस इसको हॉरिजॉन्टल को माना होता है तब।
क्या ये क्लियर है? सर किसी का माइक ऑन है इसलिए आपका वॉइस क्लियर नहीं आया। भारती कुमारी। भारती म्यूट कर दिया। चलो, हाँ क्लियर है क्या अभी? तो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता तो टोटल एंगल प्रोजेक्शन कितना हो जाता है? थीटा प्लस अल्फा, है ना? क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन आ गया और एक्स एक्सिस हमने मान लिया इंक्लाइंड प्लेन को, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा। आदर्श क्लियर है? चलिए, यस सर। ठीक है। तो अगर हमने इंक्लाइंड प्लेन को मान लिया है एक्सिस, तो इसी फिगर को अगर हम लोग रीड्रॉ करें तो ये फिगर देखिए आपको कैसा दिखेगा। जैसा हम लोग नॉर्मली अभी तक देखते आए हैं वैसा फिगर बना लेते हैं। दिस विल बी योर प्रोजेक्शन, है ना? और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा। मान लेते हैं कि ये फेंका जाता है विद वेलोसिटी u। दिख रहा है ना, बोर्ड के फ्रेम में है ना? तो हमने इस फिगर को ऐसा करके और यहां पर बना दिया। आई होप ये क्लियर हो। चलिए अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। यहां पर ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर कैसे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी, सब जगह जी ऐसे लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल के जब भी लगेगा तो परपेंडिकुलर ही लगेगा, है ना? तो इसलिए जो जी का वैल्यू होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जी का दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। कौन सा? वन इज perpendicular to the ground and another will be the parallel to the incline। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा जी cos थीटा और एक हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी sin थीटा। क्या ये समझ में आया? रिजोल्यूशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है। क्या ये क्लियर है सबको? चलिए, वेरी गुड। सो अगर सर वहाँ थीटा कैसे आया? थीटा ये ज्योमेट्री से आता है। देखो ये रेंज को मिटाइए, फिगर को साफ करिए। मान लीजिए कि हमारा जो जी का वैल्यू है ये ऐसा है, परपेंडिकुलर है ना? इसी के पैरेलल में ड्रॉ कर रहा हूं, है ना? तो जो इसके साथ एंगल बनेगा वही यहाँ पर भी बन जाएगा, तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री कंप्लीट करता हूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, करेक्ट ना? अगर ये 90 माइनस थीटा है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव थीटा हो जाएगा, आया ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा। तो इस जी का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा जी cos थीटा और एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा कितना? जी sin। तो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा? जी लगेगा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, वो कितना लगेगा? जी cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन आ जाएगा जी sin थीटा। होगा ना सर? हाँ इसमें दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्स और वाई दोनों। यही तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर ये एक बार और बता दीजिए जी वाला। फिर से बता रहा हूँ उसी को। देखिए फिर से बता रहा हूँ, जो ये प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर जो हमारा ट्रेजेक्ट्री, अगर आपको याद होगा प्रीवियस प्रोजेक्टाइल में जो हमारा ट्रेजेक्ट्री था वहां पर मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन था वो सब जगह परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ करता था, है ना? इन सबको अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे दैट ऑल विल बी द परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना? जी का वैल्यू और एक्स डायरेक्शन में हमारा जो एक्सेलरेशन होता था दैट एक्सेलरेशन वाज 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हुआ करता था। ये किसके लिए था? जब हम लोग सिंपल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तब। ओके, इस केस में क्या हो रहा है? देखो जी का वैल्यू है दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। यहां पर कुछ ना कुछ ये एंगल बना रहा है, ध्यान से देखिए। ये जी इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? जी का दो कंपोनेंट बना लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये जो सिंपल प्रोजेक्टाइल जो पढ़ा था, इस सिंपल प्रोजेक्टाइल के साथ इसको मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी का दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक जो सरफेस के परपेंडिकुलर की तरह दिखे, सरफेस के परपेंडिकुलर जो बनेगा वो कौन सा होगा, जी cos थीटा। लेकिन जब सरफेस के परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो एक और एक्सेलरेशन आ जा रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जी sin थीटा। जो एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो हो रहा था, अब इस केस में ये एक्सेलरेशन जीरो ना होकर के क्या हो जाएगा, जी sin थीटा हो जाएगा along x डायरेक्शन। क्या ये सबको क्लियर है? यही पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना सारा ये प्रपंच रचा है। सेकेंड डायग्राम देखिए, इसी को मैंने सिंपल फॉर्म में बनाया और कुछ भी नहीं। ऑल क्लियर? ओके, चलिए ठीक है। सो अब देखिए x डायरेक्शन में अगर g sin थीटा एक्सेलरेशन आ गया, अदर्स कौन सा फॉर्मूला, अनम्यूट करिए। आप बोले थे ना सर कि इसी का एक फॉर्मूला भी है। इस चीज का फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन का। मैंने बोला था फॉर्मूला नहीं याद करने के लिए, मैंने ये कहा बोला किसका एक फॉर्मूला, फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, सर डिराइव करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। हाँ ओके सर। चलिए, डाउन द इंक्लाइन में भी जी का वैल्यू दोनों होगा। हाँ रिया, डाउन द इंक्लाइन में भी जी का वैल्यू दोनों होगा। जब डाउन द इंक्लाइन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां पर भी जी का वैल्यू दो कंपोनेंट में आएंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, है ना। लेकिन दोनों में फर्क समझेंगे, अभी मैं बता रहा हूं। अगर ये u से फेंक रहा हूं तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, u cos अल्फा, और y डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, u sin अल्फा। ये आएगा ना आएगा। अब ये u cos अल्फा, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता तो u cos अल्फा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट होता, जैसा कि इस केस में हो रहा था। जैसे कि इस केस में हो रहा था, अगर एक्सेलरेशन नहीं था तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता था। लेकिन इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो u cos अल्फा सब जगह कांस्टेंट नहीं होगा। क्या ये चमका? नहीं चमका। सेकंड में एंगल अल्फा होगा, सेकंड मतलब ये वाला ना, हाँ तो एंगल अल्फा ही तो लिखा है ना, u cos अल्फा। अच्छा ये g cos थीटा और g sin थीटा की बात कर रहे हो? नहीं, तो वो g cos अल्फा क्यों होगा? क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है, तो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल ले रहे हैं ना, तो यहां पर g sin थीटा और g cos थीटा ही आएगा ना, समझे? अभ्यादीप अनम्यूट करिए। अभ्यादीप अनम्यूट करिए, लेट्स टॉक, तब जाके क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए यहां पर हमने क्या किया था, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आ रहा था ना, इस केस में प्रीवियस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आ रहा था, तो हमने यहां पर भी क्या किया, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करने की कोशिश की। सर हम ये पूछ रहे हैं वो थीटा जो यहाँ पे है इस फर्स्ट केस में, वो थीटा वहाँ पे फिर क्यों नहीं, मतलब उसका क्या किया? अल्फा क्यों नहीं है, थीटा क्यों आया, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इस फिगर को देखिएगा तो देखिए जी का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ ऐसा है ना। यस सर। तो अगर आप हम लोग इस फिगर को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर एंगल क्या दिया गया, थीटा। अल्फा तो ऊपर वाले का, यस है ना। यस तो हम लोग इस थीटा को ही ब्रेक डाउन करेंगे, इस अल्फा से हमें क्या लेना देना है। ओके सर, समझ गए। समझ गए क्या? यस सर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया जी cos थीटा, ये जी sin थीटा हो गया। अब जो मैं बात बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होता, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है।
जी साइन थीटा है। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos अल्फा सब जगह कांस्टेंट नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट सुनिए। थर्ड पॉइंट ये है कि जिस डायरेक्शन में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। आया ना? जिस डायरेक्शन में इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, अगर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो जी साइन थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। यस और नो? क्या ये Yes, sir. पॉइंट क्लियर है सबको? धीरे धीरे Yes, चीजों को sir. समझते हैं। ओके ओके अल्ताफ, ग्रेट। अद्या, थैंक यू। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दैट मींस ये u cos अल्फा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। u cos अल्फा भी धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। जैसे कि y डायरेक्शन में u sin अल्फा जीरो हो जाता था ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वैसे ही u cos अल्फा का भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर ये सारा पिक्चर क्लियर है ना तो मैं इसको डिलीट करूंगा, थोड़ा बोर्ड क्लीन दिखेगा। अब इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इससे हमने इस फिगर को इंटरप्रेट कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं, थोड़ा साफ सुथरा फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा अब फिगर बना है वो कुछ ऐसा बना है कि ये हमारा हो गया इंक्लाइंड प्लेन और यहां से बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया है और ये जो वेलोसिटी है इनिशियल u और प्रोजेक्शन जो है वो है अल्फा और यहां पर ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो अगर हम लोग बात कर ले दो कंपार्टमेंट में इसको तोड़ लेते हैं, ये होगा x कंपोनेंट और ये हो जाएगा y कंपोनेंट। सो x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ux वो कितना हो जाएगा u cos अल्फा, है ना? और जो एक्सेलरेशन हो जाएगा x डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ g sin अल्फा। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, दिस डायरेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव, है ना? सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है ना सबको? अब थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। इस पूरे प्रॉब्लम के लिए हमने माना है अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स को नेगेटिव। इनिशियली जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, इसलिए हमने मान लिया है पॉजिटिव u cos अल्फा और एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव की तरफ, तो ये हमने मान लिया है नेगेटिव g sin थीटा। सिमिलरली y डायरेक्शन में अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करें uy तो ये हो जाएगा u sin अल्फा, दैट विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा नेगेटिव g cos थीटा। क्या ये क्लियर है सबको? अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन का ही कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस y कंपोनेंट। ये हमारा कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, बताइए। एक तो मेथड है कि आप मैक्सिमम हाइट तक पहुंच करके और उसको दोगुना कर दीजिए। दूसरा मेथड ये भी है जिस पॉइंट से आप फेंके हैं अगर उसी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर लाई कर रहा है तो नेट y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। जीरो। तो हम लोग इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि sy इज इक्वल टू uyt माइनस हाफ इंटू at स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म हमारा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं uy की जगह क्या लिख सकते हैं u sin अल्फा इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t माइनस हाफ a की जगह लिख सकते हैं। देखिए माइनस साइन मैंने पहले लगा दिया इसलिए मैं यहां पर माइनस साइन नहीं रख रहा हूं, है ना?
तो यहाँ पर लिख दूंगा जी cos थीटा और ये हो जाएगा t का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं u sin अल्फा इंटू टी इक्वल्स टू g cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। t से t कैंसिल तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा। ये हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, कोई डाउट हुआ? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, यस नो, ठीक है, नहीं है, किसी को कोई तकलीफ है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, अगर हम लोग इसको कंपेयर भी करें पहले वाले इक्वेशन से, अपने नेटवर्क चेक करिए। सर हाँ, सर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ? क्योंकि जिस पॉइंट से आप देख रहे हो उसी पॉइंट पर वापस आ गया, है ना? जिस पॉइंट से आपने जिस सरफेस से फेंका उसी पॉइंट पर वापस आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन रिमेन सेम इन वाई डायरेक्शन। अच्छा, यस सर, यस। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू आपको आ गया 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। अगर आप इसको प्रीवियस फार्मूले से आप कंपेयर करें सिंपल वाला ऑब्लिक प्रोजेक्शन वाला, तो वहां पर क्या होता था? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, यही होता था ना प्रीवियस वाले फार्मूले में। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो थीटा था वहां पर ये क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? sin अल्फा, है ना? तो u sin थीटा को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना 2uy डिवाइडेड बाय g। और g क्या था? दैट वाज द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर हम लोग बॉल को प्रोजेक्ट करते थे uy से, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता था g, तो हम लोग g को ये भी लिख सकते हैं ना ay, हाँ या ना? g क्या था? y डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन था। सब लोग बोलिए हाँ ना भाई। यहां पर g को हम लोग लिख सकते हैं ना एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। तो मैं इस फॉर्मूले को बस सिर्फ ऐसे ही सिंपलीफाई कर रहा हूं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2uy डिवाइडेड बाय ay। ये है सिंपलीफाइड वर्जन। अब ध्यान से देखा जाए इस प्रोजेक्ट टाइम के लिए, तो हमने यहां पर भी यही किया है। u sin अल्फा क्या था हमारा? वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, और g cos थीटा क्या है? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। यस और नो? तो आप ऐसे कंपेयर करके भी याद रख सकते हो बाय दिस मेथड दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy डिवाइडेड बाय ay, है ना? दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 into वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। हाँ, सही है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना? तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। अगर आप अल्फा और थीटा के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप ऐसे याद रखो 2 into uy डिवाइडेड बाय ay। अब जो एंगल वहां पर दिया रहे, बीटा दिया रहे, थीटा दिया रहे, गामा दिया रहे, जो भी दिया रहेगा, आप उसके हिसाब से आप कर सकते हो। y डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कंपोनेंट उसका फाइंड आउट कर लेना, और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट y डायरेक्शन में फाइंड आउट कर लेना, हो जाएगा। सब लोग से हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो सिमिलरली हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? मैक्सिमम पॉइंट पर y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। सो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकाल लीजिए। चलिए, मैं आप लोग मेथड से निकालिए और मैं ट्रिक से निकालता हूं। कैसे? कंपेयर करके। कंपेयर करते हैं। प्रीवियस वाले फार्मूला में मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू क्या होता था? u² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2g।
यही होता था ना प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं u sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और u sin थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं uy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into ay। हाँ या ना? यस सर। बस इसी को कंपेयर कर लीजिए। यहां पर uy की जगह क्या हो जाएगा, u sin अल्फा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into g cos थीटा। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है। यस सर यही आया हाइट। आ गया ना यही? यस सर यही आया। तो चाहे तो आप वैसे डिराइव करके याद रखिए, या आप ये वाला फॉर्म याद रखिए। आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, चाहे वो अप द इंक्लाइन रहे चाहे वो डाउन द इंक्लाइन रहे, फर्क इससे नहीं पड़ेगा, है ना? या नॉर्मल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल रहेगा तो भी आप उस क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। समझ में आया? क्लियर है क्या? अगर ये मैक्सिमम हाइट अगर आप लोग कैलकुलेट कर लिए हो तो नेक्स्ट टारगेट है अपना टू फाइंड द रेंज। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? ये रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस रेंज विल बी इक्वल्स टू r विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ux इनटू t। ये कर दे क्या? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन भी तो है ना। एग्जैक्टली। ये कब होता था? जब एक्सेलरेशन 0 होता था। अब यहां पर एक्सेलरेशन है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा x ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये तो हो गया ux into t। अब एक चीज और ऐड करना पड़ेगा यहां पर, हाफ a into t स्क्वायर। t क्या है? दैट t इज बिलोंग्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? अब देखना ये इक्वेशन कितना भद्दा सा बनेगा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा। r इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, u cos अल्फा। t इज इक्वल टू यहां पर क्या लिख देंगे, 2 u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा, प्लस यहां पर माइनस g रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा माइनस 1/2 g cos ऑफ थीटा, और t की जगह लिख देंगे 2 u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। सॉरी यहाँ पर g sin थीटा होगा ना। क्लियर है? देख लो। अच्छा ये स्क्वायर है। अगर आपको ये क्वेश्चन इक्वेशन दे दिया जाए, बोला जाएगा कि याद कर लो, कर लोगे? इक्वेशन याद कर पाओगे इसको? अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, है ना? और नहीं तो ये है मेथड। आप मेथड याद रखिए, वैल्यू यहां पर पुट करिएगा, रेंज निकाल लीजिएगा, दैट्स इट, सिंपल। ये मैंने मुझसे ना आज तक याद हो पाया है और ना मैं किसी को कहता हूं याद करो। सर इक्वेशन के लास्ट का नहीं दिख रहा है क्लियर। मैंने कुछ नहीं किया है, जहां पर ux है उसका वैल्यू पुट किया, जहां पर t जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला था उसको पुट किया, एक्सेलरेशन की जगह माइनस g sin थीटा पुट किया, a यहां पर कौन सा होगा, a x होगा, एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, a x का वैल्यू पुट किया एंड देन अगेन t का वैल्यू यहां पर पुट किया, उसको स्क्वायर किया, बस यही किया। अब इसको सॉल्व करेंगे और लंबा चौड़ा बनेगा इक्वेशन, कुछ ना कुछ लास्ट में कुछ शॉर्ट करके आएगा, पर उतना भी अच्छा नहीं आता है कि उसको हम लोग याद कर सके। तो कुल मिला करके मेरा जो कहने का मतलब है कि आप इसका मेथड को याद रखिए, ना कि इसके फॉर्मूले को। इसका मेथड क्या है, रेंज विल बी इक्वल्स टू ux into t plus half ax into ts, where t is equals to time of flight। यही इसका मेन फॉर्मूला है। क्या ये क्लियर है सबको? तो मैं आगे अब इससे आगे नहीं बढ़ रहा हूं, इसके आगे जिसको शौक होगा वो करेगा, इसको पूरा कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देगा, मैं चेक कर लूंगा अब इसके आगे ये कैसे करेगा। ओके चलिए।
तो ये हो गया, दिस इज द ऑल अबाउट योर अप द इंक्लाइन मोशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डाउन द इंक्लाइन की। डाउन द इंक्लाइन की बात करते हैं। देखिए, जितना भी आपने अप द इंक्लाइन का पढ़ लिया, वैसे में जो भी आएगा आप मुझे सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा, आई विल चेक इट। अब बात करते हैं डाउन द इंक्लाइन का। डाउन द इंक्लाइन में क्या होता है, बॉल को हम लोग वापस ऊपर से प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। मान लीजिए कि यहां पर जो u है दैट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल अल्फा, है ना, और ये अभी भी आपका थीटा ही है। तो वंस अगेन आपको सेम चीज फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड फाइंड आउट द रेंज। अब देखिए, अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन में फर्क क्या है। यहां पर अगर मैं u का कंपोनेंट फाइंड आउट करूं तो y डायरेक्शन में ये आ जाएगा u और ये आ गया sin अल्फा, करेक्ट। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आएगा दैट विल बी द u cos अल्फा। सिमिलरली अगर हम लोग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये g का कंपोनेंट आ जाएगा एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में g cos थीटा और एक आ जाएगा डाउन द इंक्लाइन g sin अल्फा। अब याद करिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में जब अप द इंक्लाइन था तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर था, क्योंकि ये डाउन द इंक्लाइन है तो u cos अल्फा का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। मतलब अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। मतलब अब यहां पर u cos अल्फा घटेगा नहीं, ये वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। आया ना, क्लियर है क्या ये पॉइंट। यहां पर क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, तो इसका वेलोसिटी ये टाइम के साथ बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो जो हमारा रेंज में फार्मूला जो आता था यहां पर माइनस की जगह पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ओके, ये डिफरेंस है। अच्छा, अब मैं इसको कंपेयर करता हूं पिछले वाले के साथ। पिछले वाले में क्या था, ये था एंगल अल्फा, है ना। अब यहां पर ये है एंगल अल्फा। तो आप इस एंगल अल्फा को पिछले वाले प्रॉब्लम में आप इसको रिप्लेस कर दीजिए 180 माइनस अल्फा से, सारा इक्वेशन आपका एज इट इज हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। ये अल्फा डैश, मान लीजिए ये अल्फा डैश, तो अल्फा डैश इज इक्वल टू आप उस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा 180 माइनस अल्फा, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट विल बी द रेंज, दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट। ये सब कुछ एज पर सर 180 माइनस अल्फा ही क्यों पुट करेंगे? 180 माइनस अल्फा इसलिए पुट करेंगे क्योंकि बाय ज्योमेट्री अगर ये अल्फा है, अगर आप इसको प्रोड्यूस करोगे आगे की तरफ, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये भी कितना आ जाएगा, अल्फा के बराबर होगा ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी द अल्फा डैश विल बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। क्लियर है क्या। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वंस अगेन अपना बेसिक तरीका तो है कि बेसिक तरीका क्या है, u का दो कंपोनेंट ले लेंगे, u sin अल्फा और एक्सेलरेशन g cos थीटा, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करिए। आया ना, कर सकते हैं ना। लटक गया सर, चलिए एक करके दिखा देता हूं तो समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। मैंने बोला इस अल्फा की जगह 180 माइनस अल्फा पुट कर दीजिए, तो डाउन द इंक्लाइन के लिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा td, हम इसको लिख रहे हैं 2u sin 180 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा। और अगर आपको याद होगा कि sin 80 माइनस थीटा का वैल्यू sin थीटा ही रह जाता है, तो फार्मूला हो जाएगा 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos।
अब इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं वापस से इस मेथड से, जो हमारा रेगुलर मेथड है। वंस अगेन इसका जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा u y विल बी इक्वल टू हाउ मच u sin अल्फा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से उसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला सेम आ जाएगा। क्लियर है क्या ये? हाँ या ना? सर इसमें तो u भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। क्या u v इनिशियल u स्पीड। यस सर। इनिशियल स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे? ये भी देखो अभी भी ऊपर की डायरेक्शन नहीं है। हेलो देखो, आप इंडिफरेंट गलत कर पा रहे हो। अगर मैं इसको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में अगर मैं कन्वर्ट करूं, मतलब आप जरा ये जो फिगर है ना, आप इसको ऐसे उल्टा कर देखिए, है ना। आप इसको थोड़ा ऐसे झुक करके देखेंगे तो ये फिगर आपको ऐसा दिखेगा, ये प्रोजेक्टाइल और ये हो गया आपका u, ये हो गया एंगल अल्फा, ये इधर की तरफ हो जाएगा u sin अल्फा और ये हो जाएगा इधर की तरफ u cos अल्फा। बात आ रही समझ में? पहले ये इधर की तरफ था, अब ये इधर की तरफ हो गया। अभी भी देखो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में ही है ना चमका। सर लेकिन ux तो निगेटिव होगा ना। ux ना, ये ux ना, ux की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ हाँ ux होगा, ux की मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट में ux का कहाँ कुछ लेन देन है? टाइम ऑफ फ्लाइट में ux का कुछ लेन देन है क्या? नो सर। नहीं। चलो अब बात करते हैं इनिशियल कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी u क्या था? दैट वाज द u cos अल्फा, है ना। ये किसके लिए? अप द इंक्लाइन। अगर मैं डाउन द इंक्लाइन की बात करूं u d की, तो ये कितना हो जाएगा? मैंने क्या बोला, अल्फा की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे? 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। ये u का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ u cos अल्फा। आया कि नहीं आया? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है ना। यस सर। आ गया ना इक्वल। अब द इंक्लाइन में जो u cos अल्फा था, डाउन द इंक्लाइन में वो माइनस u cos अल्फा हो जाएगा। नहीं चमका होते हुए ऐसे। देखो कोई बात नहीं है, ये मैंने आपको बस सिर्फ कंपेयर करने का तरीका बताया है। अगर ये नहीं समझ में आया तो अपना ट्रेडिशनल मेथड तो है ही। अब यहां से अगर आपको रेंज निकालना है तो u cos थीटा का डायरेक्शन इधर, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही होगा g sin थीटा के बराबर, तो आप रेंज इज इक्वल टू आप निकाल सकते हो। अगर आप इसको ओरिजिन मानोगे 0 तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दैट इज जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा sx, वो क्या हो जाएगा u cos अल्फा इनटू t का वैल्यू वही हो जाएगा 2u sin ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह लिख देंगे g sin थीटा, और अब ये हो जाएगा कितना, t का स्क्वायर बोले तो 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा का स्क्वायर। यही फार्मूला है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, चाहे जो मैंने बताया ट्रिक कि अप द इंक्लाइन में जो भी थीटा का वैल्यू है, जो भी अल्फा का वैल्यू है, वहां पर 1 माइनस 80 अल्फा कर, सॉरी 180 माइनस अल्फा पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन सेम एज इट इज यही आएगा। अब भी कोई तकलीफ है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा करके देखते हैं। अगर हो गया अच्छी बात है, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, होमवर्क में चला जाएगा, आप लोग सोल्यूशन सेंड कर दीजिएगा उसको।
क्वेश्चन ये है, A bullet is fired from the bottom of inclined plane at angle. मैं आपको फिगर बना देता हूँ, डेटा लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। ये है आपका इंक्लाइंड प्लेन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो दिया गया है आपको, वो दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ये आपको दिया गया है 30 डिग्री और जो प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया है आपको 37 डिग्री और जो इसका स्पीड दिया गया है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। जो आपका स्पीड दिया गया है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया है फर्स्ट फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहां से, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ये जो हम लोगों ने जो मैक्सिमम हाइट निकाला था एच मैक्स, ये हम लोग कहां से निकाले थे, इंक्लाइंड प्लेन से। याद रखिएगा वो इंक्लाइंड प्लेन से निकाला था। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया है व्हाट विल द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर यहां पर आपको लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री, है ना। हालांकि नॉर्मली पूछेगा नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम टफ हो जाएगा, हम लोग उस फील्ड में जाएंगे भी नहीं। तो ये जो पूछा गया है फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन पूछा गया है, ये कौन सा प्लेन है। दूसरा रेंज ऑफ फ्लाइट। रेंज ऑफ फ्लाइट, अच्छा रेंज ऑफ फ्लाइट आपको दो चीज पूछा जा सकता है, एक along the inclined plane, along the inclined plane पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट रेंज आंसर लिखना है ना। along the inclined plane लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको रेंज लिखना है, along the inclined plane। दूसरा पोजीशन ऑफ लैंडिंग पॉइंट। पोजीशन ऑफ लैंडिंग पॉइंट इफ horizontal axis is considered as x axis। पॉइंट क्लियर है। साइन 3/4 होता है, 3/4 ही होता है ना। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, पोजीशन बताना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, बनाइए। आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है। h इज इक्वल टू दिया गया है, मैं क्वेश्चन का आंसर आया है 30√3। ये आंसर दिया गया है नदीम के द्वारा। साइन 3/4 होता है कि 3/5 होता है? सर 3/5। 3/5 होता है ना, यस। हाँ 3/5 होता है आकाश। साइन 3/4 और cos 37 4/5। सिमिलरली साइन 53 4/5 और cos 53 3/5। ये ऐसा होता है, उल्टा रिलेशन। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन, कर पाएंगे ना, करिए। ये तो आसान है, मैक्सिमम हाइट 30√3 आया है किसी का, नदीम का आया है, तो बाकी लोग भी आंसर करिए। अच्छा टाइम हो गया है,
12 बज गए हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिए। ओके 30√3 आई थिंक पहला ये आंसर सही है, सब लोग का भी आ गया, आकाश का भी आ रहा है, सॉरी आकाश बोल रहे हैं, आस्था आराध्या का आया है, आकाश का भी आ गया 30√3। यस, तो पहला का ये आंसर आ गया 30√3। बाकी ये 2 बच गए हैं, 2 आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके मुझे आंसर इसके ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। आई विल सी कि कितने लोगों ने मुझे सॉल्यूशन सेंड किया है। सेंड इट ऑन द ग्रुप। ओके चलिए, सो ये हो गया प्रोजेक्टाइल का एंड ऑफ द सेशन, है ना। हमने प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया है। इसमें एक जो है वो थोड़ा सा बियॉन्ड द सिलेबस है, या बोल सकते हो कि अप टू द एडवांस लेवल है, दैट इज द इलास्टिक कोलिजन। तो अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं वो डिस्कस करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। जैसे अगर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये बॉल से टकराया, टकराने के बाद ये बॉल कुछ ऐसा आया, है ना। इस बॉल को अगर आप प्रोजेक्ट करोगे, ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, अगर बीच में एक वर्टिकल वॉल खड़ा कर देंगे तो ये बॉल सीधे जाएगा, इस वॉल से टकराएगा और फिर ये वापस रिटर्न आ जाएगा। इस केस में ये कितना दूर बॉल से पीछे गिरेगा या क्या होगा, ये सारे केसेस अपन लोग डिस्कस करते हैं। सो जितने लोग को भी अगर चाहिए होगा, ये मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में मैं ये डिस्कस करूंगा, नॉट इन रेगुलर क्लास। इफ यू आर ओके, प्लीज सेंड योर मैसेज इन द ग्रुप कि जिनको जिनको चाहिए होगा सिर्फ उतना लोग बोलो, उस टाइम पर आप लोग आ जाइएगा, आई विल डिस्कस। रेंज का आंसर आ गया है 1956, 1956, ठीक है। सो ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये देखिए सबके लिए जरूरी नहीं है, जिनको चाहिए, जिनको लग रहा है कि हाँ मुझे ये करना है या कर सकते हैं, तो सिर्फ वो लोग के साथ मैं डिस्कस कर लूंगा, है ना। दैट इज नोन एज द कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर दो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर कोलिजन होता है तो वो कंडीशन कैसा होता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा ये कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, सब जगह पूछा भी नहीं जाता है, कभी क्वेश्चन मिलेगा या कभी क्वेश्चन नहीं भी मिल सकता है। सो आई होप या आज का क्लास क्लियर होगा। प्रोजेक्टाइल में अगर किसी को डाउट होता है तो बिंदास आप ग्रुप पर मैसेज करिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो पूछिए। नेक्स्ट डीएसएस में जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया है, अलोंग विथ आज मैं एक और डीपीपी सेंड करूंगा, वो डीपीपी ये मैं डिस्कस करूंगा। एंड वन मोर थिंग, जो आप लोग अलग अलग बुक से जो आप लोग सॉल्व करके आते हो, है ना, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम जानते हो कहां आ जाता है, दैट इज इन द डीएसएस डाउट सेशन में। अब चूंकि आप अकेला आदमी हो जो डिफरेंट बुक से सॉल्व करके आए हो, वो क्वेश्चन मैं अगर डिस्कस करूंगा, जो बाकी लोग सॉल्व नहीं किए हैं उनके लिए ये टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो जो डिफरेंट बुक से सॉल्व कर रहे हैं वो मुझे क्वेश्चन आप अलग से पूछ लीजिए, नॉट इन डीएसएस। डीएसएस में मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो सब लोग सॉल्व करके आए हैं या जो सब लोगों को दिया गया है, ताकि बाकी लोग ऐसा बोर फील नहीं करेंगे, है ना। और अगर डीएसएस में टाइम बच गया, किसी को डाउट नहीं है, तब जाकर के मैं उन क्वेश्चन को एंटरटेन कर पाऊंगा जो आप डिफरेंट बुक से कर पा रहे, है ना। तो अगर आप डिफरेंट बुक से कर रहे हो तो वो आप मुझे डाउट क्लास के बाहर या अलग से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आई विल नॉट एंटरटेन इन डीएसएस, बिकॉज बाकी लोग बोर हो जाते हैं, क्लास इंटरटेनिंग नहीं रह जाता। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, होमवर्क जरूर बनाइए। बाय बाय।